हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उसको समझने से पहले हमें जो है कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है आपका चैप्टर का नाम। तो अभी तक हमने जो है आपका फर्स्ट यूनिट कवर किया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अपनी जाके देख लें। तो अब हम जो है सेकेंड चैप्टर हम कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, यानी जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी अच्छे से आज ये वीडियो देखना। तो बेसिकली कांस्टेंट समझना पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट समझ जाओगे तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ जाओगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ जाओगे तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझ जाओगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट हमें पता होनी चाहिए। कांस्टेंट अगर बेसिक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो दैट इज रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना। और लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपके ही सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आप जो है इजीली कहीं पे भी मूव कर रहे थे, क्लास के बाहर इधर उधर मूव कर रहे थे। तो मैंने क्या कहा, आपको कहा कि आपको सिर्फ इस रूम में बैठना है। तो पहले आप इजीली कहीं पे भी जा पा रहे थे कि कहीं पे भी आपने अपना आप मूव कर पा रहे थे, कहीं पे भी आप जा पा रहे थे। बट मैंने क्या किया, आपके मोशन को कन्फाइन कर दिया। आपको कहा कि अब आप इस रूम के अंदर रहोगे, इस रूम में जैसे मर्जी आप मूव करो, बट आपको जो है इस रूम के अंदर ही रहना है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक बर्ड है दैट इज फ्लाइंग, ठीक है ना। वो स्काई के अंदर यानी कि आसमान में कहीं पे भी मूव कर पा रही है, यानी कि मूव कर रही है, मोशन में कहीं पे भी वो जा सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है। बट मैंने क्या किया, बर्ड है वो इजिली मूव कहीं पे भी मूव कर रही है। मैंने क्या किया, उस बर्ड को एक कंटेनर में बंद कर दिया। मैंने क्या किया, उस बर्ड को कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। तो पहले वो आसमान में कहीं पे भी मूव कर रही थी, बट अब मैंने क्या कर दिया, उसको मोशन को मैंने कांस्टेंट लगा दी, उसके मोशन को मैंने क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ उस कंटेनर में मूव कर सकती है। पहले वो पूरे आसमान में मूव कर रही थी, अब मैंने क्या किया, उसे कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। तो मैंने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बट ऐसा कुछ आपने करना नहीं है, ठीक है। पंछी जो है वो आसमान में ही उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, ओके। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। अब फिजिक्स की टर्म्स में समझते हैं, ओके। फ्रेंड को अच्छे से समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग फ्रीली इन स्पेस। फ्रीली इन स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो इसका मोशन कैसा है, रैंडम है। तो अगर मुझे इसका मोशन को डिस्क्राइब करना है तो मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना होगा। तो और आप देख रहे हो कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के लिए भी लिखो, वाई के लिए एंड जेड के लिए भी। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन इजी यानी कि सिंपल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पार्टिकल है जो कि रैंडमली मूव कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई, इसे सॉल्व करना और इसके मोशन को एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। तो हमने क्या किया, इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस मैं ये कह लूं कि मैंने पार्टिकल के मोशन को सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही कर दिया, कि ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये पार्टिकल जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इजीली मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। वो क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स बाय में डी टी स्क्वायर। यानी कि हमने क्या कर दिया, इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर ली, यानी कि हम इजीली जो है पार्टिकल के मोशन को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू अप्लाई सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टिकल। तो हमें पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे पास एक गैस कंटेनर है, ठीक है। तो कांस्टेंट का ही एग्जांपल है, मेरे पास एक गैस कंटेनर है, तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं सारे। तो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो पहले क्या थे, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल रैंडमली थे स्पेस के अंदर। अब मैंने क्या किया, ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। अब इनके ऊपर भी क्या लग गई, इसके मोशन के ऊपर भी क्या लग गई, रिस्ट्रिक्शन लग गई, कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस बॉक्स के अंदर ही मूव करेंगे, उनको इस बॉक्स के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो जैसे कि आप जब अपनी क्लास लगाते हो तो क्लास के अंदर जो है, जब आप क्लास लगा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है उस आप कह सकते हो उस रूम के अंदर ही आपका मोशन लिमिटेड है, कि आप उसी रूम के अंदर रह सकते हो, आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ है कि
ये जो गैस मॉलिक्यूल जो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, इनको मैंने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर कॉन्स्टेंट कर दिया। अब इनका मोशन कैसा हो गया, लिमिटेड हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही मूव कर पाएंगे। तो ईजिली हम इसको जो है, इसके मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के। सो कॉन्स्टेंट लगाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल का मोशन मुझे इजीली एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। तो कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करने ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आधा एग्जांपल कांस्टेंट का आप ये भी ले सकते हो। एक तो गैस मॉलिक्यूल कन्फाइंड इन द बॉक्स, है ना, राइट, एक तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल आप बीड्स का भी ले सकते हो। आपने अबेकस देखा होगा, तो जो उसकी जो बीड्स होते हैं ना, बेसिकली उनका मोशन क्या होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होता है। तो लाइक एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। उनका मोशन को हमने क्या कर रखा है, कन्फाइंड कर रखा है कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो वो जो बीड्स है, उनको भी इजाजत नहीं है कि वो वाई या जेड डायरेक्शन में मूव करें। उनके मोशन को भी हमने क्या कर दिया, एक एक्स डायरेक्शन में हमने लिमिट कर दिया। तो कांस्टेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, बेसिकली अगर आपको कांस्टेंट पता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होगा। तो हम जो नेक्स्ट टर्म जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, ठीक है ना, मैं इससे रिप्रेजेंट करती हूँ इसको। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करने वाली हूँ। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a mechanical system move. A mechanical system can move without violating any constraint imposed on it. तो यहाँ पे क्या कह रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितने इंडिपेंडेंट वेज से कोई भी सिस्टम जो है वो इजीली मूव कर सकता है। तो कितने इंडिपेंडेंट वेज से कोई भी सिस्टम इजीली मूव कर सकता है विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन इट। तो बिना कॉन्स्टेंट को इम्पोज मतलब वायलेट किए, यानी कि जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको वायलेट नहीं करना है, और कितनी इजीली जो है, कितने तरीके से जो है कोई भी मैकेनिकल सिस्टम मूव कर सकता है, राइट, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको यहीं से समझो कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो बीड्स ऑफ अबेकस है, तो बीड्स आपने देखी होंगी ना, वो इस तरह से होती है ना। तो ये बीड्स है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं। तो बीड्स होती हैं जो अबेकस की, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं। तो जब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सो इन दैट केस जो है, उन्होंने जो है कांस्टेंट जो लगी हुई है उनके ऊपर, उसको वायलेट नहीं किया, क्योंकि कांस्टेंट क्या लगी हुई है कि बीड्स को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। तो उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज कितने निकले कि जिसमें ये सिस्टम मूव कर सकता है, वन वे है। कि वन वे कौन सा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनके ऊपर जो कांस्टेंट लगी है वो भी क्या है, वो वायलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, सो कितने वेज से जो है ये इजीली मूव कर सकता है बीड्स ऑफ अबेकस, दैट इज ओनली वन वे। वन वे कौन सा, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन ओनली, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, और अच्छी तरीके से इसे समझते हैं। सो यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई भी पार्टिकल है, मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इजीली पहले मूव कर पा रहे थे। अब मैंने इनके मोशन को क्या कर दिया, एक्स डायरेक्शन में ही कर दिया, ठीक है ना। इनके मोशन को मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्टिकल है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो इनके लिए इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, सिर्फ वन होगा, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें मूव कर सकता है सिस्टम, ओनली वन वे, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ तक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इसको ही और अच्छे तरीके से समझे, अब यहाँ से एक चीज और देख रही हो, समझ में आ रही है कि अगर मान लो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकला है, वन निकला है, कि यहाँ पे जो पार्टिकल है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात करूं, सो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूं वो भी क्या होगी, एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखोगे तो वो क्या आएगी, यही होगी ना, d2x बाय में dt स्क्वायर इंटू m। यानी कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी कितने में रिड्यूस होगी, जितनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कितनी इंपॉर्टेंट जो बात है, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो भी उतने में ही रिड्यूस हो जाएगी जितना कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जितना आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना ही आपकी उतनी ही क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी 2 में ही रिड्यूस हो जाएंगी। यानी कि
आप क्या कर सकते हो, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई कर रहे हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उतनी, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने में ही रिड्यूस हो जाएगी। सो यानी कि हमने जब कांस्टेंट हम लगाते हैं ना किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उससे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आता है, तो वो जो है किसके इक्वल होता है, जितना हमारे पास क्या है, जितनी हमारी वो जो है किसके इक्वल होगा, जितनी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जा सकती है, राइट। अब मैं इसको मान लो, इसको ही थोड़ा आगे और ब्रॉड वे में देखते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, 3n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ये जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये किसी में, ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना, इनको किसी में कांस्टेंट नहीं किया हुआ। तो अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो आपको पता है कि कितनी डायरेक्शन होती है, x y z तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3n, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज यहाँ पे अभी क्या है, 3n है, राइट। वो 3n डायरेक्शन में वो किसी भी n, ये जो n पार्टिकल्स है वो तीनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज जिसमें ये जो पूरा n पार्टिकल्स है मूव कर सकते हैं, वो कितने निकल के आए, 3n। अब इस 3n में से अब मैंने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स थे जो इजीली मूव कर रहे थे, इसके मैंने ऊपर कुछ कांस्टेंट लगा दी। इन पार्टिकल्स के ऊपर जो फ्रीली मूव कर रहे थे, इनके ऊपर मैंने कुछ कांस्टेंट लगा दी। जब मैंने कुछ कांस्टेंट लगा दी, तो वो मान लो जो कांस्टेंट मैंने लगाई इस सिस्टम के ऊपर, मैंने जो कांस्टेंट लगाई है वो मान लो p कांस्टेंट है, यानी कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखोगे ना, कि जो कांस्टेंट लगाओगे उसकी इक्वेशन लिखोगे आप, तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट मान लो वो p है। तो अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इन दैट केस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा कि ये जो 3n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज से वो पहले जो मूव कर रहे थे, नंबर ऑफ वेज से जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहे थे विदाउट एनी कांस्टेंट, वो 3n थे। अब उनके ऊपर मैंने p कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट लिख दी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 3n माइनस p। अब ये जो पार्टिकल है 3n पार्टिकल है, अगर उनमें से मैं जो p कांस्टेंट लगी हुई है वो रिमूव कर दूं, तो वो इतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज से वो मूव कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग एनी कांस्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि कितने इंडिपेंडेंट वेज से कोई भी सिस्टम मूव कर सकता है। तो वो कैसे निकलेगा कि पहले जब पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे थे, n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थे, तो उसके अंदर जो है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 3n। अब उसके ऊपर मैंने कुछ p कांस्टेंट लगा रखी है, तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या है, p है। सो अब जब कांस्टेंट लगा दी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आया, दैट इज 3n माइनस p। यानी कि वो जो पहले जो 3n इजीली जो मूव कर पा रहे थे, यानी कि 3n वेज से जो पहले इजीली मूव कर पा रहे थे, जब हमने p कांस्टेंट लगाई तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। वो किससे रिड्यूस हो गया, 3n माइनस p से, ठीक है। जैसे यहाँ पे था पहले वो फ्रीली मूव कर रहे थे, मतलब 3 इंडिपेंडेंट वे से वो मूव कर रहे थे पार्टिकल्स, तो यहाँ पे n पार्टिकल्स थे, 3n वे से मूव कर रहे थे। अब कांस्टेंट लगा दी, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखोगे नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आ जाएगा, 3n माइनस p, राइट। तो यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने इसको एक और तरीके से आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं एक का कैलकुलेट करके बताती हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास क्या है, मुझे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है एक चीज का। तो कोई भी एग्जांपल मैं आपका ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया यहाँ पे, सिंपल एग्जाम्पल लूंगी मैं, एक सर्कल का एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाए ना, राइट। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। XY प्लेन में ही वो क्या है, कांस्टेंट है कि वो XY प्लेन के अंदर ही लाई करेगा, राइट, ठीक है। तो उसके ऊपर कांस्टेंट क्या लगी है कि वो सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन के अंदर है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, 3 इंटू 1 माइनस कांस्टेंट क्या लगी है कि यहाँ तो x में होगा, यहाँ किस में होगा, y में होगा। तो दो कांस्टेंट है, यहाँ तो x डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका मोशन XY प्लेन के अंदर ही कांस्टेंट है कि वो XY प्लेन के अंदर ही मूव कर सकता है। तो दो कांस्टेंट लग रखी है उसके ऊपर, तो -2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ गई, 1। क्लियर हो गया आप तो कि ये जो पार्टिकल था उसका मोशन हमने XY प्लेन में कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। तो मोशन क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, जितने इंडिपेंडेंट वे से वो मूव कर सकता है, राइट। तो 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 है। और ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर कांस्टेंट कितनी लगी हुई है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी है, 2 है कि वो सिर्फ XY डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 1। सो यानी कि इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1।
अब नेक्स्ट टर्म मैं डिफाइन करने जा रही हूँ, दैट इज जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ तक डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या है? अब मैंने यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है। एफ मैंने क्या डिफाइन किया था? 3n माइनस पी, राइट। मैंने एफ क्या डिफाइन किया था? 3n माइनस पी। ये कोई भी सिस्टम जिसके अंदर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम क्या कहते हैं? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोई भी सिस्टम जिसके अंदर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम क्या कहेंगे? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम रिमूव कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है मेरे यहाँ पे कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैं समझा रही हूँ आपको लाइक दिस, ठीक है ना। मेरे पास कोई मास है m, वो क्या है? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, राइट। अब x का मोशन जो है y के ऊपर डिपेंडेंट है कि x जो x डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो y पे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो मैं एक और कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर रही हूँ r और थीटा, ठीक है, r और थीटा। मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट डिफाइन किया r एंड थीटा। अब ये जो r है रेडियस है और थीटा क्या है? जितना एंगल वो बना रहा है, ठीक है ना, जितना एंगल वो ओरिजिन के साथ बना रहा है। क्या ये आर और थीटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? दे आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो कोऑर्डिनेट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो वो हमारे क्या होंगे? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, राइट। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको? सो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं सिस्टम के, वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो Q1, Q2, Qn से, ठीक है। तो Q1 जैसे आप सिंपल ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हो ना, राइट, दिस वन। यहाँ पे जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक, राइट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है जो पार्टिकल हैं वो कितने हो सकते हैं? n तक हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये Q1, Q2, Q3 अप टू Qf तक जाएगा। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने ही क्या होंगे? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने क्या होंगे? जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, ऐसे Q1, Q2, Q3 किसी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मुझे Q1 का डॉट अगर मैं लूँ ना, ठीक है, वो मुझे क्या दे देगा? दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। Q1 का डॉट क्या है? हम वैसे वेलोसिटी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q1 इसको लिखते कैसे हैं? दैट इज dq बाय में dt। लिखते कैसे हैं वो देख लो, dq बाय में dt। तो Q1 इज dq1 बाय में dt। अगर Q1 के ऊपर मैंने अगर ये डॉट लगा दिया ना, दैट इज सेम। जैसे मैंने ये भी कह सकती हूँ, ये जो Q1 है बेसिकली, ये Q1 ऐसा भी हो सकता है कि ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो x के इक्वल हो। तो अगर मुझे x डॉट में कहीं लिखूं, x डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट इज dx बाय में dt, ठीक है ना। और dx बाय में dt दैट इज व्हाट? वेलोसिटी। तो यहाँ पे Q1 डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? जर्नलाइज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जर्नलाइज वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो Q1 अगर x के इक्वल है, ठीक है ना, Q1 अगर x है, x कोऑर्डिनेट है, तो x डॉट क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x डॉट। ऐसे ही Q1 डॉट कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। ये Q1, Q2, Qf जो है सारे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं, r, थीटा, फाई, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी, यानी कि डॉट करूंगी, तो ये डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा जर्नलाइज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास, अब हमें ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके इक्वल हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल हैं। अब ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हम ले रहे हैं, इनको हम किस तरह से चूज करें कि हम कोई भी हम ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं इसका किस तरह से चूज किया जाए? तो वो जो है 3 तरीके के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो 3 प्रिंसिपल जो है ना वो हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर हमें जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चूज करने हैं तो 3 प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखने हैं। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप जर्नलाइज कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो ना, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये पूरे सिस्टम के बारे में हमें बताए, शुड स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये पूरे सिस्टम के बारे में हमें बताए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको अगर मैं बोलूं कि हाँ भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें आइडेंटिटी देनी है, ठीक है, तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी देनी है, तो आप क्या कहोगे? मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे दे सकती हूँ? आप आधार कार्ड शो करोगे, और हर आधार कार्ड हर बंदे का खुद का है कि नहीं है?
जैसे आपका आधार कार्ड आपका ही होगा ना, आपका आधार कार्ड किसी और के नाम के से तो नहीं होगा। तो ऐसा का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी कौन बता रहा है, आपका आधार कार्ड बता रहा है। ऐसे ही पूरे सिस्टम की आइडेंटिटी कौन बताएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताएगा। तो पूरे सिस्टम की नॉलेज हमें कौन देगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट देगा। पूरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई करें, राइट। उसके बाद ये जो है वेरी कर सकते हैं, दे में वेरी, आप वेरी कर सकते हो इसे, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है ना, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर मैं आर और थीटा की बात करूं, आर और थीटा की बात करूं, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आर और थीटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, आर थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह से अगर मैं ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चूज कर लूं तो ये आर और थीटा क्या है, हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है वेरी कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होने चाहिए। जैसे कि अगर एक बार आप ले रहे हो आर और थीटा, इस सिस्टम को आप डिफाइन कर रहे हो आर और थीटा से, एक बार आप इसी सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो एक्स और वाई से, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। आप डिपेंड कर रहे हैं आप कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, किससे आपको इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, उसको देख के हम जो है ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है हम वेरी कर सकते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, वाई एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। तो ये सारे क्या है, आपके जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स ही हैं। उसके बाद क्या कह रखा है कि यहाँ पे कोई यूनिकनेस नहीं होती, नो यूनिकनेस इन चॉइस ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो ऐसा कोई नहीं है, आपको मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिकली क्या है, मैथमेटिक प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आपको वो सॉल्व करना है। तो कई बार आप क्या करोगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज कर लोगे, आर और थीटा से एक्सप्लेन कर दोगे मोशन को, एक बार आप एक्स वाई से एक्सप्लेन कर दोगे। तो जो आपको ज्योमेट्री आसान लगे, जिससे आपका रिजल्ट इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, जिससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, आप वो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हो। सो 3 तरीके की चीजें होनी चाहिए जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये कि पूरे सिस्टम को बताएं, पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई करें, और दूसरा कि ये आर्बिट्ररी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, बट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। और लास्ट वन कि आप कोई भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मैथमेटिकल जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कितना सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप कोई भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जो है अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑन जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर 1-2 एग्जांपल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो मैं ले रही हूँ उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था इसका ही। तो एक पार्टिकल है, ठीक है, वो सर्कुलर मूव कर रहा है। ये जो पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में इसका मोशन कन्फाइन है और वो सर्कुलर मूव कर रहा है। तो जब सर्कुलर मूव कर रहा है तो जैसे कि मैंने कोई वायर ले ली, जैसे मैंने वायर ली, वायर को मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, सर्कुलर लूप बना दिया, और उसमें कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो जब मैंने वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, उस पार्टिकल के मोशन को एक्स वाई में कन्फाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे मानना चाहती हूँ कि इसकी अगर मुझे वैल्यू लिखनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आप मान लो इसका ये जो पार्टिकल है ये जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, और जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है आर। ये जो पार्टिकल है उसका जो ओरिजिन के साथ जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, और उसकी पोजीशन क्या है दैट इज गिवन बाय आर, राइट। अब ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई होंगे। तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, एक्स यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर मुझे लिखना है तो वो क्या होगा आपका आर कॉस थीटा, राइट। सो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, यानी कि आर कॉस थीटा। तो एक्स किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा, यानी कि थीटा के जो एंगल बन रहा है ना एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो आर कॉस थीटा। ऐसी वाई की अगर मैं बताऊं तो वाई क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो आर जो है वाई के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा आर साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर साइन थीटा, क्योंकि अगर मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताने थे तो एक्स क्या होगा आर कोस थीटा, और वाई क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आर साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हो ना कि दिस इज योर आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज योर आर साइन थीटा, राइट। यानी कि
सो अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है कि अब आर को मान लो जो रेडियस है दैट इज फिक्स, 5 सेंटीमीटर ले लो जस्ट, ठीक है। तो ये रेडियस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो रेडियस फिक्स रहेगा क्या, अब यहाँ पे दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, आर एंड थीटा, आर और थीटा दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। आपने रेडियस को फिक्स कर दिया। अब मैं थीटा की मदद से क्या मैं हर पॉइंट पे बता सकती हूँ कि पार्टिकल किस कहाँ पे है। आप कहोगे कि हाँ आर इज फिक्स ना, आप कह सकते हो 60 डिग्री पे पार्टिकल है, 70 डिग्री पे पार्टिकल है या 80 डिग्री पे पार्टिकल। अगर आप थीटा मेजर कर लो कि हाँ अभी पार्टिकल है कहाँ, पार्टिकल किस इंस्टेंट पे यहाँ पे, और वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, आप बता सकते हो ना, 70 बना रहा है, 80 बना रहा है। तो यानी कि दिस इज व्हाट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट मीन्स। जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या थी, इंस्टेड कि अगर आपको पहले क्या चाहिए था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए थे मोशन को डिफाइन करने के लिए, आप कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे करके आप पोजीशन बताते हैं पार्टिकल की। अब मैंने उसको और रिड्यूस कर दिया, आर और थीटा के टर्म्स में कर दिया। अब आर और थीटा में भी मैंने कह दिया कि रेडियस जो है सर्कल का फिक्स्ड है। अब आप बता सकते हो ना किसी भी पॉइंट पे 60 डिग्री पे पार्टिकल प्रेजेंट है या 80 डिग्री पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इजीली अगर आप थीटा की मदद से आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो। तो अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई आर थीटा, कितने सारे कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास। चारों कोऑर्डिनेट्स में से मैंने क्या करा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से मैंने जो है पूरे सिस्टम के मोशन को एक्सप्लेन कर दिया। बात समझना कि मुझे अब एक्स वाई की भी जरूरत नहीं है पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए पार्टिकल की, आर की भी जरूरत नहीं है, आर तो हमने फिक्स ही कर दिया। तो मैं थीटा की मदद से बता सकती हूँ कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो आप कह सकते हो थीटा अगर 60 डिग्री है, जस्ट ये 60 डिग्री है अगर मान लो थीटा, तो आप कहोगे पार्टिकल जो है 60 डिग्री पे प्रेजेंट है, यानी कि पार्टिकल का आप पोजीशन स्पेसिफाई कर पा रहे हो सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट की मदद से, एंड दैट कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिड्यूस करके जितने कम हो सके आप उससे पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो पार्टिकल की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, for example to make you clear about the concept that is generalized coordinate। तो generalized coordinates किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो यहाँ पे generalized coordinates हमारे क्या निकल के आए थे, 1 निकल के आया था, राइट। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने f के लिए generalized coordinates मैंने निकाले थे अभी प्रीवियस उसमें, तो अभी थोड़ी देर पहले इसी सर्कुलर मोशन के लिए वो कितने निकल के आया था, 1 निकल के आया था। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाला कि हमारे पास कितना जर्नलाइज कोऑर्डिनेट निकल के आया, ओनली 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोबारा से देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई रोड है, इन एक्सटेंसिबल रोड है, तो यहाँ पे नीचे जो है एक बॉब लटक रहा है, एंड उसकी जो है मान लो जो ये बॉब है वो जो सस्पेंड किया हुआ है, तो उसकी जो अगर मैं लेंथ की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज L। तो अब यहाँ पे देख रही है ये जो पार्टिकल है उसका मोशन की अगर मैं बात करूँ, ये जो पार्टिकल है m, उसका मोशन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है ना, कि वो इस लेंथ के अबाउट ही मूव कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बॉब इस लेंथ से बाहर मूव करे, उसका मोशन हमने कन्फाइन किया हुआ कि वो इस L लेंथ के अंदर ही जो है वो मूव कर सकता है। तो अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो वो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, सो 3n माइनस आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल है, ठीक है, एक ही पार्टिकल है, तो 3 × 1 माइनस इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या है कि L इज इक्वल टू 0, यानी कि जो L है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या है कि वो इस लेंथ के अबाउट ही मूव कर सकता है, इससे बाहर नहीं। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या निकल के आ गए, एक तो ये है इसकी L इज इक्वल टू 0, और दूसरी कोई इक्वेशन आप बता सकते हो कि कांस्टेंट क्या होगी। एक कांस्टेंट ये भी तो हो सकती है कि वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लो ये हमारे पास Z0 है, ठीक है, तो Z डायरेक्शन है, मान लो जस्ट कि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, इसी डायरेक्शन, इनकी 2 हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, Z डायरेक्शन ले लो या कोई भी एक डायरेक्शन ले लो कि जिस डायरेक्शन में ये सिर्फ मूव कर सकता है। तो हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने निकल के आए, 1 निकल के आए। तो यानी कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट 1 निकल के आए, मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकलने का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो यहाँ पे जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, थीटा होगा। अगर मुझे थीटा पता है, अगर मैं इस पार्टिकल का बता सकती हूँ कि ये थीटा 60 डिग्री पे है, तो मैं इसके पार्टिकल के पूरे मोशन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट इक्वल्स टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं थीटा से ही जो है मैं पूरे सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 1 है। सिमिलरली अगर आप
एक और अगर आप कंसीडर कर लेते डबल पेंडुलम का केस ले लोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना आपको कि मैंने क्या बोला है कि इसके ऊपर पहली कांस्टेंट क्या लग रही है कि इस लेंथ तक ही रह सकता है, लेंथ इज फिक्स्ड। और दूसरी कांस्टेंट क्या लग रही है इसके ऊपर कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मान लो इसके मोशन को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कन्फाइन किया हुआ है, सो या जेड डायरेक्शन में अगर मैंने लिया हुआ है तो जेड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सो 3n माइनस जितनी कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट लगी तो हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो अगर आपको थीटा पता है, थीटा यानी कि एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की मदद से आप पूरा सिस्टम डिफाइन कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। तो आप थीटा की मदद से सारे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि एक्स वाई डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है आपको, अब आपको सिर्फ एक डायरेक्शन पता है, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो मोशन को। ऐसे ही जब डबल पेंडुलम आप कंसीडर करोगे तब भी आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। सो डबल पेंडुलम में क्या होता है कि आपके पास एक मास यहाँ पे होता है और एक मास यानी कि एक बॉब यहाँ लटका हुआ है, एक बॉब यहाँ लटका हुआ है, ठीक है ना, मास 1 एंड मास 2 कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार आपको θ1 चाहिए, ऐसे ही इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए भी θ2 चाहिए। यानी कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका मोशन कैसे डिफाइन हो जाएगा, θ1 इस जर्नलाइज कोऑर्डिनेट से, सेकंड पार्टिकल का मोशन कैसे डिस्क्राइब हो जाएगा सेकंड θ2 से। तो दोनों पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ इकट्ठा मोशन डिफाइन करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी करके आ गई, 2 निकल के आ गई, और जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो आपने ये देखा कि अगर अदरवाइज में अगर मैं बात करूं तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं आपको। अगर सिंपल बात करूं कि अगर मैं सिंपल बात करूं तो मान लो ये वाई डायरेक्शन है तो आपको कम से कम एक्स या वाई डायरेक्शन जिसमें ये मूव कर रहा था, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स वाई जेड। अगर सिंपल बात करूं कोई भी अगर कांस्टेंट नहीं लगाई है, ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड इसके और एक्स वाई जेड इसके, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट्स को आपने रिड्यूस कर दिया सिंपल 2 कोऑर्डिनेट से। 6 कोऑर्डिनेट्स जो है इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए चाहिए थे हमें, हमने क्या कर दिया, इस 6 कोऑर्डिनेट्स को रिमूव करके हमने सिर्फ क्या कर दिया, 2 जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया। सो दिस इज व्हाट योर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स मीन। तो आज हमने जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझ लिया है, और अगली बार हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच।